नमस्कार। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम उन हालिया समाचार रिपोर्टों की गहराई में उतर रहे हैं जो देश भर में मानसून के असर को बयां कर रही हैं। हमारा इरादा ये समझना है कि इस साल मानसून ने भारत के अलग-अलग हिस्सों पर अपनी कैसी छाप छोड़ी है। मतलब कहाँ कितनी बारिश हुई और उसका नतीजा क्या रहा। एक खबर ने सबका ध्यान खींचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आगरा में ताज आसपास 47 साल बाद यमुना का पानी पहुंच गया है। तो चलिए इस पूरी स्थिति को थोड़ा और परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार। मानसून बेशक भारत के लिए एक वरदान है, हम सब जानते हैं, खेती और पानी के लिए बेहद जरूरी। लेकिन इस साल हम इसका एक अलग, कहीं ज्यादा तीव्र और हाँ, कहीं कहीं विनाशकारी रूप देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों से जो खबरें आ रही हैं ना, वे एक काफी जटिल कहानी कहती हैं। और दिलचस्प ये है कि कुछ इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, तो कुछ इलाके अब भी औसत से कम बारिश झेल रहे हैं। पर वहां भी अचानक आई तेज बारिश ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। बिल्कुल। शुरुआत पूर्वोत्तर भारत से करते हैं, सिक्किम से। वहां से भारी बारिश के बाद भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड की खबरें हैं। और दुखद है कि इसमें कई लोगों की जान भी चली गई है। बताया जा रहा है कि पहाड़ी इलाकों में स्थिति गंभीर है और कई जरूरी सड़कें वो बंद हो गई हैं। हाँ, देखिए, सिक्किम जैसे जो पहाड़ी राज्य है ना, उनकी भौगोलिक बनावट ही ऐसी है कि वो भूस्खलन के प्रति स्वाभाविक रूप से काफी संवेदनशील होते हैं। भारी बारिश होती है, मिट्टी ढीली होती है और ढलानों पर जमीन खिसकने का खतरा वो बढ़ जाता है। और इसका असर सिर्फ जान माल के नुकसान तक सीमित नहीं रहता। वो जो सड़कें बंद होने की बात आपने कही, उसका मतलब है पूरा इलाका बाकी दुनिया से जैसे कट सा जाता है। हाँ, बिल्कुल। राहत पहुंचाना मुश्किल हो जाता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था वो तो ठप ही पड़ जाती है। ये इन क्षेत्रों के लिए मॉनसून की एक कड़वी सच्चाई है जो लगभग हर साल सामने आती है, पर इस बार शायद ज्यादा तीव्रता से। हाँ, ये कनेक्टिविटी का मुद्दा पहाड़ों में वाकई बहुत गंभीर हो जाता है। अच्छा, अब जरा उत्तर प्रदेश चलते हैं। वहाँ खबरें बता रही हैं कि बाढ़ ने काफी तबाही मचाई है। आगरा जिले में ही करीब 40 गांव पानी में घिर गए हैं। 40 गांव जी। और कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर पिछले 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। ये 14 साल का रिकॉर्ड टूटना, ये अपने आप में क्या मायने रखता है? देखिए, 14 साल का रिकॉर्ड टूटना कोई छोटी बात नहीं है, खासकर गंगा जैसी विशाल नदी के लिए। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि नदी में पानी की मात्रा और उसका प्रवाह वो सामान्य से कहीं ज्यादा है। अच्छा। इसका मतलब है कि नदी के किनारे बसे इलाके हैं, खेती की जमीन है, जो भी बुनियादी ढांचा है, उस पर अप्रत्याशित दबाव पड़ रहा है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि आप कह सकती हैं कि खतरे की घंटी है। समझ गया। और खबरें ये भी हैं कि फतेहपुर और उन्नाव जिलों में भी नदियां उफान पर हैं। सैकड़ों परिवारों को घर छोड़कर राहत शिविरों या टेंटों में रहना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, धार्मिक और पर्यटन के नजरे से अहम वृंदावन और मथुरा, उनका करीब आधा हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। हाँ, और ये स्थिति की गंभीरता को और बढ़ाता है। लोगों का अपने घरों से विस्थापित होना, ये अपने आप में एक मानवीय त्रासदी है। और जब वृंदावन, मथुरा जैसे सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के स्थान प्रभावित होते हैं, तो उसका असर सिर्फ स्थानीय लोगों पर नहीं, बल्कि पर्यटन पर, लोगों की आस्था से जुड़ी भावनाओं पर, उन सब पर पड़ता है। ये नुकसान मतलब कई परतों वाला होता है। और जाहिर है, आगरा में ताजमहल के पास 47 साल बाद यमुना का पानी पहुंचना, ये तो वाकई चौंकाने वाला है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में रेड और येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। ये रेड और येलो अलर्ट का मतलब क्या होता है, आम लोगों के लिए थोड़ा समझाएंगे? जी बिल्कुल। संक्षेप में ये मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियां हैं। येलो अलर्ट का मतलब है सचेत रहें, स्थिति पर नजर रखें, मौसम बिगड़ सकता है। ओके। ऑरेंज अलर्ट, जिसे नारंगी चेतावनी कहते हैं, उसका मतलब है तैयार रहें, मौसम बिगड़ने की काफी संभावना है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। ठीक है। और रेड अलर्ट सबसे गंभीर है। इसका मतलब है खतरा बहुत ज्यादा है, जान माल के नुकसान की आशंका है और प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है। तो 21 जिलों में रेड और येलो अलर्ट का मतलब है कि एक बड़े इलाके में खतरा बना हुआ है या बन सकता है। समझ गया। और वो जो ताजमहल वाली बात है, 47 साल बाद पानी पहुंचना, ये सिर्फ एक घटना नहीं है। ये शायद इस बात का संकेत है कि नदियों का व्यवहार बदल रहा है। शायद अत्यधिक बारिश के कारण या नदी के रास्ते में कुछ बदलाव आए हों। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे ऐतिहासिक स्मारक भी अब
इस बदलते मौसम के पैटर्न से सुरक्षित नहीं है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखें, गांवों का डूबना, नदियों का रिकॉर्ड तोड़ना, ऐतिहासिक स्थलों का प्रभावित होना, ये तात्कालिक संकट तो है ये, लेकिन इसका असर खेती, अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन पर लंबे समय तक रहेगा। सही कहा। अब पहाड़ों का रुख करते हैं, हिमाचल प्रदेश। यहाँ से जो आंकड़े आ रहे हैं वे बेहद चिंताजनक हैं। अब तक 380 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। यह आंकड़ा ये बहुत बड़ा है। जी, ये आंकड़ा दिल दहला देने वाला है सच में। 380 लोगों की जान जाना किसी भी आपदा के भयावहता को दिखाता है। और ये तो सरकारी आंकड़ा है। असल संख्या शायद और भी ज्यादा हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में वैसे भी राहत और बचाव कार्य बहुत मुश्किल होते हैं। हाँ। और इतने बड़े पैमाने पर हुई त्रासदी स्थिति को और भी ज्यादा जटिल बना देती है। बिल्कुल। इसके साथ ही 1280 से ज्यादा घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं, पूरी तरह नष्ट। पशुधन का भी भारी नुकसान हुआ है। 26,000 से ज्यादा मवेशियों की जान जाने की खबर है। और मनाली और किन्नौर जैसे मशहूर पर्यटन स्थल वो भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों के लिए वहां येलो अलर्ट यानी सचेत रहने की चेतावनी जारी की है। हिमाचल के आंकड़े वाकई विनाशकारी हैं। सोचिए, 1200 से ज्यादा परिवारों का बेघर होना, उनकी जिंदगी भर की कमाई का तबाह हो जाना और 26,000 मवेशियों का मरना, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देता है, क्योंकि बहुत से लोगों की आजीविका इन्हीं पशुओं पर निर्भर करती है। हाँ, सही बात है। और पर्यटन स्थलों का प्रभावित होना हिमाचल की अर्थव्यवस्था पर एक और गहरी चोट है। ये घटनाएं हमें फिर उसी सवाल पर ले आती हैं कि हम पहाड़ी क्षेत्रों में विकास कैसे करें। क्या हमारा विकास का मॉडल इन नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों पर, मतलब फ्रैजाइल इकोसिस्टम्स पर अतिरिक्त बोझ डाल रहा है, जिससे ऐसी आपदाओं का खतरा और उनका असर दोनों बढ़ रहे हैं? ये जो बार बार आपदाएं आ रही हैं, ये इशारा कर रही हैं कि हमें विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन को फिर से परिभाषित करने की जरूरत है शायद। ये संतुलन साधने की चुनौती वाकई बहुत बड़ी है। बिल्कुल। अच्छा, अब थोड़ा पश्चिम की ओर चलते हैं, राजस्थान। यहाँ की रिपोर्ट थोड़ी अलग तस्वीर पेश कर रही है। फिलहाल मौसम ज्यादातर सूखा बना हुआ है, लेकिन क्या इसका मतलब है कि वहां मानसून का असर नहीं होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजस्थान की स्थिति वो मानसून के असमान वितरण का एक सटीक उदाहरण है। जहां उत्तर भारत बाढ़ से जूझ रहा था, वहीं राजस्थान वो बारिश का इंतजार कर रहा था। हाँ। लेकिन रिपोर्ट ये भी बता रही है कि 17 सितंबर से मानसून फिर सक्रिय हो सकता है। खासकर उदयपुर और कोटा संभाग में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ये दिखाता है कि मानसून कितना अप्रत्याशित हो सकता है, कितना अनप्रेडिक्टेबल। अच्छा। एक ही सीजन में एक ही राज्य के अलग अलग हिस्सों में या अलग अलग समय पर बिल्कुल विपरीत स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। इसीलिए मौसम का पूर्वानुमान इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर उन इलाकों के लिए जहां मौसम अचानक बदलने वाला हो, ताकि तैयारी का समय मिल सके। यानी राजस्थान को भी सतर्क रहने की जरूरत है। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। वहां जबलपुर के पास बरगी बांध के 9 गेट खोलने पड़े हैं और रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 30 जिलों में बांध और तालाब लगभग पूरी तरह भर चुके हैं। हालांकि फिलहाल मौसम सामान्य बताया जा रहा है, लेकिन 15-16 सितंबर से बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बन रहा है, जिसके असर से पूरे प्रदेश में तेज बारिश की उम्मीद है। ये सिस्टम क्या होता है? क्या आप इसे थोड़ा समझा सकती हैं? जी, सिस्टम मौसम विज्ञान की भाषा में आमतौर पर कम दबाव के क्षेत्र को कहते हैं, मतलब लो प्रेशर एरिया। जब बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में ऐसा कोई सिस्टम बनता है, तो वो आसपास की नमी को अपनी ओर खींचता है और घने बादल बनाता है। ओके। और ये सिस्टम जब जमीन की ओर बढ़ता है तो अपने रास्ते में आने वाले इलाकों में भारी बारिश करा सकता है। तो मध्य प्रदेश में बांधों का पहले से भरा होना और अब इस नए सिस्टम का बनना, ये दोनों बातें मिलकर थोड़ी चिंता बढ़ाती हैं। एक तरफ पानी का भंडारण हुआ है, जो अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ अगर और तेज बारिश होती है तो निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। ये जल प्रबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती है। पानी को सहेजना भी है और अतिरिक्त पानी से होने वाले नुकसान को रोकना भी है। ठीक है, अब बिहार की ओर बढ़ते हैं। वहां मानसून ने फिर से जोर पकड़ा है। पूरे प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है और अनुमान है कि अगले 1 हफ्ते तक मानसून सक्रिय रहेगा। लेकिन इसमें एक पेंच है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में अब तक सामान्य से 31% कम बारिश हुई है। ये विरोधाभास थोड़ा समझने लायक है। हाँ, ऐसा क्यों? हाँ, ये विरोधाभास मानसून के बदलते मिजाज का एक और उदाहरण है।
जिसे हम मॉनसून लंपनेस जैसा कुछ कह सकते हैं। अच्छा। यानी बारिश लगातार और समान रूप से होने के बजाय क्या होता है कि लंबे सूखे दौर के बाद अचानक कुछ दिनों के लिए बहुत तेज हो जाती है। अब भले ही कुछ दिनों में भारी बारिश हो जाए, जैसा कि अलर्ट बता रहा है, लेकिन अगर सीजन की कुल बारिश औसत से कम है, जैसा कि 31% कमी दिखा रही है, हाँ, तो इसका खेती पर बहुत बुरा असर पड़ता है, खासकर धान जैसी फसलों पर जिन्हें लगातार पानी चाहिए होता है, क्योंकि कम समय में हुई तेज बारिश जमीन में जज्ब होने के बजाय ज्यादातर बह जाती है। इससे बाढ़ का खतरा तो बढ़ता ही है, लेकिन जमीन की नमी और भूजल स्तर में ज्यादा सुधार नहीं हो पाता। ये किसानों के लिए आप कह सकती हैं कि दोहरी मार जैसी स्थिति है। समझ गया। अब हरियाणा की बात करें तो सिरसा जिले में घग्गर ड्रेन में दरार आने की खबर है। बताया जा रहा है कि इसके कारण करीब 300 एकड़ फसल पानी में डूब गई है। फिलहाल 5 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन यहां भी 16 सितंबर से मानसून के फिर से सक्रिय होने का अनुमान है। ये ड्रेन में दरार आना ये क्या दर्शाता है? देखिए, घग्गर ड्रेन जैसी नहरें या नालियां जो होती हैं, वो अतिरिक्त पानी को निकालने के लिए बनाई जाती हैं। इनमें दरार आना या इनका टूटना अक्सर 2 वजहों से होता है। या तो पानी का दबाव उनकी क्षमता से बहुत ज्यादा हो गया, हाँ, या फिर उनके रखरखाव में, मतलब मेंटेनेंस में कहीं कमी रही हो। ये घटना हमारे जल निकासी के बुनियादी ढांचे पर, यानी ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर मानसून के बढ़ते दबाव को उजागर करती है। ठीक है। और 300 एकड़ फसल का डूबना, ये किसानों के लिए सीधा और बड़ा आर्थिक नुकसान है। ये सवाल खड़ा करता है कि क्या हमारी नहरें और ड्रेनेज सिस्टम इतनी भारी और अचानक होने वाली बारिश को संभालने के लिए तैयार है, या उन्हें अपग्रेड करने की जरूरत है। बिल्कुल। अब पंजाब की बात करते हैं, जो इस मानसून में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 23 जिलों के 2000 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं और नुकसान का अनुमान हजारों करोड़ रुपए में है। ये तो बहुत बड़ा पैमाना है। बिल्कुल। पंजाब में बाढ़ का पैमाना वाकई बहुत व्यापक है। 2000 से ज्यादा गांव का प्रभावित होना मतलब लाखों लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त होना। हाँ, और हजारों करोड़ों का नुकसान। पंजाब जैसी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। फसलें तबाह हुई हैं, घर गिरे हैं, सड़कें टूटी हैं, सब कुछ। अच्छी खबर यह है कि पानी का स्तर अब धीरे धीरे कम हो रहा है और बचाव कार्य चल रहे हैं। चलिए, ये राहत की बात है। जी, लेकिन इसके बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण का काम, वो एक बहुत बड़ी और लंबी चुनौती होगी। लोगों को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने में और राज्य को हुए नुकसान की भरपाई करने में काफी समय और संसाधन लगेंगे। यकीनन। और आखिर में दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के बाकी हिस्सों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। दक्षिण में कर्नाटक, महाराष्ट्र, कोंकण और मुंबई में पूरे हफ्ते बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये ऑरेंज अलर्ट रेड और येलो से कैसे अलग है? इसका मतलब है तैयार रहें, बी प्रिपेयर्ड। ओके। मौसम खराब होने की काफी संभावना है, जिससे परिवहन, बिजली आपूर्ति जैसी सेवाएं बाधित हो सकती हैं और जान माल का नुकसान भी हो सकता है। तो पूर्वोत्तर में ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि वहां भी स्थिति गंभीर हो सकती है और लोगों व प्रशासन को तैयार रहने की जरूरत है। ठीक है। दक्षिण भारत में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। ये सब मिलाकर देखें तो तस्वीर साफ है। इस वक्त मॉनसून का असर लगभग पूरे भारत पर है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तीव्रता के साथ। की कोशिश की। सिक्किम में भूस्खलन, उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ती नदियां और ऐतिहासिक जगहों तक पानी पहुंचना, हिमाचल में जानमाल का भारी नुकसान, मध्य प्रदेश में भरे हुए बांध और नए सिस्टम का खतरा, बिहार में कम बारिश के बावजूद तेज बारिश का अलर्ट, हरियाणा पंजाब में बाढ़ और फसलों का नुकसान, और दक्षिण व पूर्वोत्तर में भी बारिश और अलर्ट जारी हैं। लगभग पूरा देश ही मानसून की चपेट में नजर आ रहा है। हर जगह की अपनी कहानी है, अपनी चुनौती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है, सार क्या है? देखिए, निचोड़ ये है कि ये रिपोर्ट हमें एक बार फिर मॉनसून की दोहरी प्रकृति का एहसास कराती है, जीवनदायिनी भी और विनाशकारी भी। साथ ही ये उसकी बढ़ती अप्रत्याशितता और जो चरम घटनाएं हैं, एक्सट्रीम इवेंट्स, उनकी ओर भी इशारा करती है। कहीं रिकॉर्ड तोड़ बारिश, कहीं बारिश की कमी के बावजूद अचानक आई बाढ़। ये स्थिति कई स्तरों पर काम करने की मांग करती है। पहला, तत्काल राहत और बचाव, जो सबसे जरूरी है। बिल्कुल। दूसरा, मध्यम अवधि में पुनर्वास और पुनर्निर्माण। और तीसरा,
और शायद सबसे महत्वपूर्ण वो है दीर्घकालिक योजना। क्या हम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को देख रहे हैं? क्या हमारी विकास नीतियां, हमारा शहरी नियोजन, हमारा जल प्रबंधन, क्या ये सब इन चरम मौसमी घटनाओं का सामना करने के लिए तैयार हैं? स्रोत में बार बार मौसम विभाग की चेतावनियों का जिक्र है। हाँ, इन चेतावनियों को गंभीरता से लेना और उन पर समय रहते कार्रवाई करना नुकसान को कम करने के लिए कितना जरूरी है, ये भी इस रिपोर्ट से साफ होता है। वाकई आज की इस पड़ताल से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मॉनसून का प्रभाव कितना गहरा, कितना व्यापक और कितना बहुआयामी हो सकता है। इसका असर सिर्फ कुछ दिनों या हफ्तों का नहीं, बल्कि महीनों और सालों तक महसूस किया जा सकता है। जी हाँ, और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जिस आवृत्ति और तीव्रता के साथ हम मॉनसून की ऐसी चरम घटनाएं देख रहे हैं, चाहे वो अत्यधिक बारिश हो या लंबे सूखे के बाद अचानक बाढ़, क्या यह हमें मजबूर नहीं करता कि हम अपने विकास के तौर तरीकों पर, अपने शहरों को बनाने के ढंग पर और पानी को सहेजने और संभालने की अपनी रणनीतियों पर बुनियादी रूप से पुनर्विचार करें? शायद अब वक्त आ गया है कि हम इन आपदाओं से सिर्फ निपटने के बजाय इनके साथ जीने और इनके असर को कम करने के लिए ज्यादा टिकाऊ और प्रकृति आधारित समाधानों की ओर बढ़ें।